हेलो, वेलकम स्टडी विद रंजीत सर यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब इससे कई क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि सर जब मूल संविधान बना था, मूल संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो था इसे लागू कर दिया गया था। मतलब मूल संविधान पहली बार अस्तित्व में आया था 26 नवंबर 1949 को पहली बार अस्तित्व में आया। तब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसे कई तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे अगर आप केवल एक पेज में भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं तो जैसे प्रस्तावना आप जानते हैं, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उनके एक एक शब्द को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना को आप एक पेज में पढ़कर पूरे संविधान का सार समझ सकते हैं। अगर आप उसको उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब पढ़ना है, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है, तो आपको अनुसूचियां पढ़नी है तो 12 अनुसूचियों पूरे संविधान का सार मिल जाएगा। अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको भाग बताए थे, ठीक है, भागों के अंदर मैंने आप लोगों को जो है विषय बताए, किस भाग में कौन सा विषय है, और साथ साथ में वो भी बताया कि भाई इस आर्टिकल में कौन सा भाग आता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स सबसे ज्यादा डिस्क्राइब रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम भारतीय संविधान में पढ़ते हैं। तो आज हम भारतीय संविधान के दूसरे ऐसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो अनुसूची यानी शेड्यूल्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, आप मुझे इस पीडीएफ के लिए, इनकी पीडीएफ के लिए आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है स्टडी विद रंजीत सर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब यहाँ पर मूल भी लिख सकता था मैं। मूल संविधान में, भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। क्या थी? 8 अनुसूचियां थी, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था वो डेट थी 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान पहली बार अस्तित्व में आया, यानी जो कहा जाता है कि बनकर तैयार हुआ, तब 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया। ठीक है सर, तो मूल संविधान में फिर हम लोगों ने धीरे धीरे संशोधन किए और उसमें क्या कर दिया, 4 अनुसूचियां और जोड़ दी, 4 शेड्यूल्स को और ऐड किया। और एट द प्रेजेंट आज हमारे पास कितनी शेड्यूल है? टोटल 12 शेड्यूल है। कितनी है? 12 शेड्यूल्स है, यानी 12 अनुसूचियां है। इस 12 अनुसूचियों के हर एक अनुसूची में अलग अलग बातों को बताया गया है। अगर आप इन बातों को याद कर लेते हैं तो आपका एक मानिए 5 to 10% कॉन्स्टिट्यूशन आपका खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपको मैंने पार्ट्स और आर्टिकल्स बताए थे, तो उसको आप कर लेंगे तो 15 to 20% आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ था। यहाँ 5 to 10% आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए शेड्यूल्स बहुत जरूरी है, आप लोगों को याद करना है। तो हम फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? देखिए, मैंने यहाँ पर हर चीज को डिस्क्राइब ही लिखा हुआ है, तो जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रथम अनुसूची यानी प्रथम शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात की गई है? राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र। यानी देखिए, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, बिहार, जैसे मानिए ये बिहार का मैप है, ठीक है, ये एमपी का मैप है, या किसी अदर स्टेट का मैप है, ये एमपी का एग्जांपल में ले लिया मैंने, ये बिहार का है। अच्छा, इस एरिया को हम बिहार ही क्यों कहेंगे? इस एरिया को एमपी ही क्यों कहेंगे? ठीक है, और कहा जाता है तो इन क्षेत्रों के नाम रखे गए हैं कि इस एरिया को हम क्या कहेंगे? बिहार कहेंगे, इस एरिया को हम एमपी कहेंगे, अदर एरिया होगा उसे हम महाराष्ट्र कहेंगे, उस एरिया को हम पंजाब कहेंगे। तो इस तरीके से क्षेत्रों के नाम रखे गए हैं, यानी राज्यों के नाम। अब कौन कहाँ बताया जाता है कि भाई के ये बिहार की सीमा है, ये एमपी की सीमा है, यहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा है, यहाँ राजस्थान की सीमा है, यहाँ तक राजस्थान है। तो ये डिसाइड होता है, ठीक है, ये संसद डिसाइड करता है कि संसद के ऊपर ये कानून बनाने का अधिकार है संसद को। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पार्ट्स पढ़ाए थे। पार्ट्स में भाग एक था, यानी पार्ट एक था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि जो राज्य है उनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन यानी
नाम क्षेत्र सीमा के बारे में बताया जाता है, या संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया जाता है, तो भाग 1 में बताया जाता है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची भी यही कहती है कि राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा और न्यायिक क्षेत्र उनका क्या सीमाएं रहेंगी, उनका क्या, यानी वो कहाँ तक, वो जो आपका कह सकता है जैसे एमपी के कानून यूपी में लागू नहीं होते, या एमपी का जस्टिस यूपी में लागू नहीं हो सकता, या यूपी के लोग आगे एमपी में जस्टिस नहीं ले सकते। तो इस तरीके से क्या होता है, उसका क्षेत्र एक सीमा में रहता है। तो ये कहाँ पर डिपेंड है, आपकी फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया। अगर इससे पूछा है कि भाई इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स है, आर्टिकल आ जाएगा आपका 1 to 4, यानी 1 से 4 तक आपके ये सभी आर्टिकल्स में ये बात मिलेगी आपको, जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे। ठीक है, याद रखिएगा। अब सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, सेकंड शेड्यूल आपका कहता है संघ राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र। संघ अकेला लिखा हो तो आपका अलग हो जाता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्र और उनकी सीमाएं संबंधित अनुच्छेद क्या है, जैसे संघ भी, अच्छा यहाँ कॉमा होना चाहिए मेरे ख्याल से, संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, यहाँ कॉमा होगा। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं से संबंधित, तो इनसे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं, 59, 65, 75, 97, 135, 148, 158, 164, 186 एंड 222। ये कुछ आर्टिकल्स है जो सेकंड शेड्यूल से आपके बिलोंग करते हैं, आपसे संबंध रखते हैं सेकंड शेड्यूल से। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा आर्टिकल आपकी किस शेड्यूल में आता है। ये क्या होता है, जब पेपर टफ बनेगा तो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसी शेड्यूल में जो आपको अभी मैं जो बात बताऊंगा, जैसे इस शेड्यूल के अंतर्गत और कौन कौन क्या क्या आता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। ठीक है, इस तरीके से ही राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्यों की विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक यानी सीएजी, ये जितने भी पदाधिकारी दिए गए हैं, इन सब के वेतन भत्ते भी जो हैं, आपके वेतन का मतलब आप सैलरी जानते हैं, भत्ते का मतलब होता है जो उन्हें फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे फ्री होम दिया जाता है, फ्री टेलीफोन, कार की सुविधाएं दी जाती है, गार्ड्स दिए जाते हैं, सिक्योरिटी दी जाती है, एंड वेरियस ऐसी फैसिलिटीज जो इन पदाधिकारियों को मिलती है, आम नागरिकों को नहीं मिलती हैं। तो ये सेकंड शेड्यूल के द्वारा ही आपका इन सभी अधिकारी जितने भी मैंने यहाँ पर बताए सेकंड शेड्यूल में, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुए, राज्य सभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हुए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, इनके जो जस्टिस हैं यानी न्यायाधीश है उनको वेतन भत्ता मिलता है, सीएजी को वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड शेड्यूल के द्वारा। अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड शेड्यूल कहता है चलो हम आपको वेतन भत्ते दे रहे हैं। तीसरी अनुसूची कहती है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भारत में कोई भी अगर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, ठीक है, या नियुक्त होता है, तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, चुनाव कहाँ से होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक है, और अब पंचायतों के भी चुनाव होते हैं। यानी पंचायत हमारे गांव से की सबसे छोटी इकाई होती है, राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। यहाँ से लेकर पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक जितने भी चुनाव होते हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, यानी जैसे लोकसभा का चुनाव हम कहते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे विधान परिषद के हों, चाहे नगर निगम के हों, किसी के भी चुनाव हो, सब चुनाव जीतने के बाद क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। या कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है, जैसे मैं बात करूं, कोई अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर कोई भी, या कोई अदर जैसे महान्यायवादी नियुक्त होता है, कोई भी व्यक्ति, सीएजी हुए, जो भी नियुक्त होते हैं वो भी क्या लेते हैं, वो भी सर शपथ लेते हैं। तो इनकी शपथ हम थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत रखते हैं। क्या रखते हैं, थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत। जैसे विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं, ये उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार मैं बताऊंगा क्या है, जैसे ये देखिए, संघ के मंत्री, जितने भी मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, सेंट्रल कैबिनेट के, वो सभी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। अच्छा,
शपथ लेने के लिए थर्ड शेड्यूल में लिखा है कि भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, उन पे केसेस नहीं चल रहे हो, रन टाइम में केसेस नहीं चल रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो भाई वो क्या नहीं ले सकता शपथ वगैरह, यानी वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड कौन कौन से आपके आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स लिख के रखे हैं, जैसे 75 है, 84 है, 99 है, 124 है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, आर्टिकल 147 है, 70 173 है, 188 है, 219 है। तो ये याद रखिएगा। तो जितने भी पदाधिकारी हैं आपके हिंदुस्तान में, जितने भी चुनाव होते हैं, वैसे बड़े बड़े पदाधिकारियों के बारे में बताया गया, लेकिन सभी आप याद रखिएगा, सभी जितने भी चुनाव होते हैं वो सभी प्रत्याशी क्या लेंगे, चुनाव जीतने के बाद शपथ तो लेते हैं, होते हैं वो भी शपथ लेते हैं। तो इन सब की शपथ आपकी थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, जितने भी संसद के लिए लोग निर्वाचित होते हैं, जैसे मानिए मैंने लोकसभा का या राज्यसभा का चुनाव लड़ा, मैं जीत गया, तो मैं उसमें जाने से पहले क्या होगा, मुझे शपथ दिलाई जाएगी, तभी तो मैं उसका मेंबर कहलाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। संसद के जितने भी सदस्य वो सभी शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, नियुक्त होते हैं, क्योंकि न्यायाधीश क्या होते हैं, चुने नहीं जाते, नियुक्त होते हैं। याद रखिएगा, उनका प्रोसेस होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक यानी सीएजी, वो भी नियुक्त होते हैं। राज्य के जितने भी मंत्री होते हैं वो भी क्या होते हैं, चुने जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वोटिंग होता है, जनता वोट करती है, फिर उनका कैबिनेट बनता है, तो उनको शपथ दिलाई जाती है। राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित किए गए अभ्यर्थी, जितने भी विधानमंडल में सदस्य जाते हैं, एमएलए, विधानमंडल के सदस्य, जितने भी विधानमंडल के सदस्य प्रेजेंट है, वो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे नियुक्त होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने नहीं जाते। तो मैंने यहाँ पे याद रखे, नियुक्त और चुनने वाले वाले सभी लोगों के लिए शपथ आपकी यहाँ होगी, याद रखें। आशा करूंगा आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर क्लियर हो तो प्लीज कमेंट में अपना आंसर बताइएगा। भाई हमें समझ में आता है कि नहीं आता, आप लोगों को समझ में आएगा तभी मजा आता है। और हाँ, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा मेरे घर में गमी हो गई है, एक्चुअली मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लेट ला पा रहा हूँ। बट कुछ दिनों बाद से वीडियो लगातार आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जस्ट लाइक कहने का मतलब क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, राज्यसभा जो है वो 245 सदस्यों की है। ठीक है, 245 लोग हैं, जिसमें से 233 लोगों का क्या होता है, इलेक्शन होता है, यानी वोटिंग होती है। ठीक है, अब ये 243 लोग हैं और 12 लोग क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, यानी नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब 233 लोग जो है नॉमिनेट होते हैं, वो कहाँ से आते हैं सर, क्योंकि आप लोगों ने जो वोटिंग की होगी वो एमएलए के लिए दी होगी और एमपीज के लिए दी होगी। एमपीज यानी लोकसभा के एमपीज के लिए, यानी जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी भी आप लोगों ने वोटिंग राज्यसभा के लिए नहीं दी होगी, क्योंकि राज्यसभा के लिए वोटिंग कभी डायरेक्ट जनता नहीं करती। क्या होता है, जैसे उनके लिए होती है विधानसभाओं से वोटिंग, क्या होती है, विधान सभाओं में वोटिंग होती है। अब विधान सभाओं में सर वोटिंग होती है, आप लोगों को याद रखना है, जिन जगह विधानसभाएं कहाँ होंगी, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर विधानसभाएं कहाँ होंगी, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लाइफ टाइम याद रखेगा। जिन क्षेत्रों में सीएम का पद हो, क्या हो, सीएम चीफ मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मुख्यमंत्री कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री या जिस राज्य में हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, कहीं पे भी हो, जिन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का पद होगा वहां पर विधानसभाएं होंगी, क्या होंगे, वहां पर विधानसभाएं होंगी, याद रखेंगे। क्लियर, अच्छा सर, तो सर अगर मैं बात करूं तो हमारे 28 राज्य हैं सर, 28 के 28 राज्यों में चीफ मिनिस्टर का पद है, बिल्कुल है सर। सर इसके साथ साथ दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर का पद है, पुदुचेरी में भी चीफ मिनिस्टर का पद है, और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर का पद बना हुआ है, भले ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी 31 विधानसभाएं। ठीक है, तो 31 विधानसभाओं से 233 लोग सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो गया, कि राज्यसभा की टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245, जिसमें से 233 मेंबर्स आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। इन 233 के लिए सीटें आखिर चुनाव कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं विधानसभा में। अब विधानसभाएं हमारे भारत में कितनी है, टोटल 31 है सर। कैसे, आपको याद क्या रखना है कि विधानसभाएं कहाँ होंगी, विधानसभाएं वहां होंगी जहाँ सीएम का पद होगा। सीएम का पद सर कहाँ है, सर 28 के 28 राज्य हैं सर, वहां पर सीएम का पद है। भारत में ऐसा कोई राज्य जिसमें सीएम ना हो, सब में है सर। ठीक है, दिल्ली में भी सर सीएम है, पुदुचेरी में सीएम है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी सीएम होगा, प्रावधान है।
तो 3 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। यहाँ से क्या होती है, 233 सीटें कहाँ जाती हैं, 233 लोग चुनकर जाते हैं पूरे 31 विधानसभा से, कहाँ पर, राज्यसभा में। तो यही बात तो कही है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आखिर सीटों का आवंटन कहाँ से है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, यहीं से तो लिए गई है ये 233 सीटें, बाकी तो है ही। समझ में आ गया। तो याद रखिए ये अनुसूची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, फिफ्थ शेड्यूल देखो, 5वीं अनुसूची कहती है एससी और एसटी, सिंपल लिख दिया, इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल कास्ट, और इंग्लिश में कहते हैं एसटी को शेड्यूल ट्राइब, और हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आई होप आप लोग समझ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में संबंधित आर्टिकल क्या है आपका, 244, याद रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपसे डायरेक्ट भाग भी पूछा जाता है, 244 एक आर्टिकल है जो आपका भाग 10 में, अगर आप भाग 10 को पढ़ेंगे तो आपको 244 आर्टिकल मिल जाएगा। तो भाग 10 डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, 5वीं अनुसूची से, याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसमें। 6वीं अनुसूची क्या कहती है, देखो एक बड़ा सिंपल सा, तम्मा आपने सुना, तम्मा, तम्मा एक अमिताभ बच्चन का गाना था ऐसी, तम्मा तम्मा वो अलग था। ठीक है, तो यहाँ से आप एक शब्द याद रख सकते हो, तम्मा। देखो इसका मतलब होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। इसका मतलब मेघालय, इसका मतलब मिजोरम, मिजोरम, और ये असम आ जाएगा, असम। ठीक है, माँ कसम तम्मा याद कर लेना आपको। तो ये तम्मा जो है 4 राज्य है, ये लिखे हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो 244 में तो बताया ही गया है, और 275 में भी बताया गया है। क्या बताया गया, 275 में स्पेशली कहा गया है। देखो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में डिफरेंस क्या है। 5वीं अनुसूची में कहा गया है एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण, ये हिंदुस्तान के हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन 6वीं अनुसूची में स्पेशली 4 राज्यों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर डिफरेंस है 4 राज्यों, याद रखिएगा। 7वीं, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7वीं अनुसूची में कहा गया, देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं केंद्र में सरकार अलग है, राज्यों में सरकारें अलग होती है। केंद्र जब कोई कानून बनाता है तो पूरे हिंदुस्तान पर लागू होता है, राज्य जब कोई कानून बनाता है तो वो केवल एक राज्य पर लागू होता है, बगल वाले राज्य पर लागू नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि सर आखिर ये बात कैसे हम लोग क्लियर करें कि कोई एक सब्जेक्ट है, कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कानून केवल केंद्र बनाएगा या इस सब्जेक्ट के ऊपर केवल कानून राज्य बनाएगा, ये तो बात सही है, कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो 7वीं अनुसूची क्या कहती है, देखो भाई, राज्य और केंद्र हम दोनों साथ साथ काम करेंगे तभी काम होगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो 7वीं अनुसूची, आप हुए और आपके भाई वगैरह हुए, आप साथ साथ में काम कर रहे हैं तभी आप लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आपको परिवार को आगे ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, राज्य और केंद्र के हैं और दो भाई है हिंदुस्तान के, अगर ये दोनों भाई साथ मिलकर काम करेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा, सिंपल सी बात। 7वीं अनुसूची याद रखेंगे कि मत शक्तियां, शक्तियां डिवाइड कर दो, कामों को डिवाइड कर दो। जैसे मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ, शादी सबके घर में हो गई होगी या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ होगा, कोई एक व्यक्ति है होगा घर में जो लीड कर रहा होगा पूरे घर को, लेकिन बाकी छोटे मोटे काम हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, तब जाकर घर का प्रोग्राम बहुत अच्छा तरीके से संपन्न होता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति सारे कामों को करता है तो बहुत गंदे तरीके से प्रोग्राम संपन्न होता है, यानी प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, शक्तियां जब डिवाइड होंगी तो काम अच्छे होंगे। संबंधित अनुच्छेद 240, ये आर्टिकल याद रखिएगा। अब बात की जाती है सर प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब केंद्र के पास कितने सब्जेक्ट थे, आज वर्तमान में कितने हैं, ऐसे ही राज्य के पास। तो देखो केंद्र सूची यानी जिन पर केवल केंद्र विशेष कानून बनाएगा वो है 97 सब्जेक्ट, जो स्टार्टिंग में थे, लेकिन अभी आपको याद रखने 100 विषय है। ठीक है, राज्य सूची के पास 66 थे, आजकल 61 है। ठीक है, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, यानी वह विषय जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। जैसे लाइक शिक्षा, एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है आपका कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, तो याद रखिएगा। तो 47
प्रारंभ में थे, लेकिन एट द प्रेजेंट अभी 52 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, अगर आप लोग हिंदी भी पढ़ते हैं, हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो आप 8वीं अनुसूची पढ़ाई जाती है। संवैधानिक भाषाओं, आप लोग जानते हैं 22 संवैधानिक भाषाएं हैं सर, लेकिन आप लोग सर ये जानते हो कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस आर्टिकल में है, कौन सा भाग इससे रिलेट करता है। अगर आपसे भाग पूछा जाएगा भाग कौन सा है भाषाओं से रिलेटेड, 17 भाग आता है। लास्ट लेक्चर में बता चुका, पढ़ लीजिएगा उसे। संबंधित अनुच्छेद 344 और 351 आर्टिकल आपका रहेगा। अब बात की जाती है 22 संवैधानिक भाषाएं सर, लेकिन क्या प्रारंभ में कितनी थी? स्टार्टिंग यानी 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान प्रस्तुत हुआ था, तब हमारे देश में कितनी भाषाएं थी संवैधानिक रूप से? तो सर प्रारंभ में 14 भाषाएं, 14 की 14 भाषाओं को लिख रखा है। असमिया, बंगाला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई सर? 21वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 21वां संशोधन हुआ जो 1967 में हुआ। तब हमने 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ दिया। तो 14 वो थी, 15वीं भाषा सिंधी हो गई। अब हमने क्या किया सर, कुछ समय बाद 1992 यानी 1992 में 71th अमेंडमेंट किया था, और हमने 3 भाषाएं, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को हमने 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा। तो 15 हो गई और 3 18 हो गई। और सर हमने 92वां संशोधन किया 2003 में, और 4 भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा। तो 18 वो हो गई और 4 जो हो गई थी 22। तो इस प्रकार से हमारी टोटल कितनी होंगी? 22 भाषाएं हो गई। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा मेरी टेलीग्राम लिंक में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। नवी अनुसूची क्या कहती है? देखो, मैंने आपको पढ़ाई अभी तक क्या, मूल संविधान में आने वाली प्रारंभ यानी मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी 8 वो। अब क्या हुआ? नवी अनुसूची जोड़ी। जब संविधान में जोड़ी है तो आपको याद रखना होगा कि नवी अनुसूची जब जुड़ी तो कोई ना कोई संशोधन हुआ होगा। तो पहले आप नवी अनुसूची को जुड़ने का संशोधन देख लो। इस नवी अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संशोधन 1951 में। आखिर कौन जोड़ा गया? भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम, मूलतः 13, आज वर्तमान में 282 आपके कानून है लगभग, और संबंधित आर्टिकल है आपका 231 का। एक्चुअल में क्या था देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी। अब क्या था, जैसे मानो ये खेत है, खेत जानते हैं, खेत खलिहान जिसमें हमारे किसान काम करते हैं, सभी लोग जानते होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये खेत मानो अगर मेरा है, तो पहले के समय खेत खलिहान ही इंसान का, हमारे भारत के लोगों का सब कुछ हुआ करता, आज भी है। अब मानिए यहाँ से रोड निकलनी है तो इस खेत के बीच में से निकलने। आजकल क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि हमारे खेत में से हाईवे निकाल दो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ से जाएगा तो इतनी भूमि बेकार हो जाएगी, तो ये किसान को मंजूर नहीं था। अब हमें था आर्टिकल 31 में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का मूल अधिकार था, और संपत्ति का मूल अधिकार दिया था। और मैंने आपको आर्टिकल 32 बताया था लास्ट क्लास में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। अब मानो आर्टिकल, अगर सरकार इसमें से रोड निकालती है और मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरे खेत में से रोड निकले, तो क्या हो रहा है, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है। आर्टिकल 31 जो कि मूल अधिकार है मेरा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं एक वकील के पास गया, वकील ने आर्टिकल 32 का प्रयोग किया और सीधी एक रिट लगाई, कहाँ पर? आपकी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा स्टे दिया कि इस खेत में रोड नहीं बनेगी। सरकार के सभी कर्मचारी पीछे हो गए। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या देश का विकास हो पाएगा? क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हमारे खेत में से कभी रोड नहीं निकले, बांध नहीं बने, क्योंकि बांध बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया खाली कराया जाता है, क्योंकि अगर कभी भी बांध टूटा तो वो उस एरिया में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो। तो ये था, तो भूमि के जो कानून थे उनको सुधार किया गया, तो उसके लिए नवी अनुसूची को जोड़ा गया। और ये कहा गया कि नवी अनुसूची में डाला गया कोई विषय न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो।
क्या नहीं होगा? न्यायालय परिवर्तन नहीं। अगर किसी कानून को उठाया जाए और न्यायालय में और नवी अनुसूची में किसी कानून को उठाया जाए और नवी अनुसूची में ऐड कर दिया जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अदर कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता। ये तो बहुत सही है। अब क्या हुआ, आर्टिकल 31 को उठाया गया और कहाँ जोड़ दिया गया? नवी अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब क्या हो गया, आर्टिकल 31 एक तरीके से बेअसर हो गया। आपका मौलिक अधिकार अभी भी है, लेकिन न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका था। क्या हो चुका था? हो चुका था। तो नवी अनुसूची क्या थी? अब एक चीज है, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, सर एक चीज बताओ, जो कानून है, आप कह रहे हो कि जो कानून है वो नवी अनुसूची में अगर ऐड कर दें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अदर कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इन कानूनों को कौन ऐड करेगा सर? यह अधिकार होता है सरकार को। जो प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी होगी वो उसे ऐड कर सकती है। अच्छा सर, मानो कि सभी कानूनों को उठाकर अगर नवी अनुसूची में जोड़ दिया जाए तो? मैंने कहा ये तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तानाशाही आ जाएगी। क्यों? सभी चीजों को उठाकर कानून जोड़ दिया जाए, और जैसे चाइना में चल रहा है कि एक ही राष्ट्रपति रहेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये बात आई, ये सुप्रीम कोर्ट को ध्यान आई 2007 में, बहुत जल्दी ध्यान आ गया कि यार ऐसा करने से तानाशाही जीवन आ सकता है, यानी तानाशाही रूल आ सकता है हमारे भारत में। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि देखो भाई, 1975, एक्चुअली मुझे डेट याद नहीं है, अप्रैल था शायद, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रही है, इसलिए मैं गलत डेट नहीं बताऊंगा। तो 1975 के पहले अगर कोई कानून, 1975 डेट थी, मुझे अभी ध्यान नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। तो अगर इससे पहले कोई कानून 9 शेड्यूल में जोड़ा गया है तो न्यायालय उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन 1975 के बाद अगर कोई कानून कहाँ जोड़ा गया? नवी अनुसूची में जोड़ा गया, तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो ये निर्णय कब आया? 2007 में। किस डेट को आधार बनाया गया? 1975 को आधार बनाया गया कि इसके बाद अगर आप जोड़ते हो तो हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, अगर इससे पहले जोड़ा है तो हम न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 9th शेड्यूल था। ये बहुत जरूरी था, याद रखें, क्योंकि हमारे देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा था ये क्या, आर्टिकल 31। ठीक है, इस अनुसूची को प्रथम संशोधन द्वारा, इस शेड्यूल को, 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि 1950 में लागू हुआ और 1951 में हम लोगों को संशोधन करना पड़ा। 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरताओं के बारे में ओपन, अनुच्छेद 102 से 191। सिंपल सी बात है। इसे, इस अनुसूची को 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे मानिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, एक प्रत्याशी हूँ, मैं किसी एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जैसे माना मैं किसी भी पार्टी से, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, याद रखिएगा। जैसे मान लिया मैंने बीजेपी से मैंने चुनाव लड़ा। जनता ने क्या किया, यार बीजेपी पार्टी अच्छे से काम करेगी हमारे क्षेत्र में, चलो इस व्यक्ति को, बीजेपी पार्टी से खड़ा हुआ है, जनता मुझे नहीं जानती, बीजेपी पार्टी में जानती है, एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या कर लिया भाई, मुझे जिता दिया, मैं क्या बन गया, एमएलए बन गया या एमपी बन गया। ठीक है, कुछ भी बन गया, मतलब किसी का भी चुनाव हुआ। अब क्या हुआ भाई, सरकार बन गई मानो कांग्रेस की, राज्य में या देश में कहीं पे भी, या किसी भी चीज का। ठीक है, तो अब मैंने कहा यार मैं अकेला एमएलए एमपी रहकर इस पार्टी का क्या कर लूंगा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे कुछ ऑफर दिए जो प्राइवेट होते हैं ओपनली नहीं देते हैं। तो कुछ ऑफर दिए कि भाई ऐसा ऐसा है, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, एमएलए तो मैं हूं ही, चलो मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लूं। अच्छा, मुझे एमएलए किसने बनाया? जनता ने बनाया। जनता ने क्यों बनाया? कि भाई ये इस पार्टी का है, ये पार्टी अच्छा काम करती है, बीजेपी पार्टी है, चलो बीजेपी पार्टी अच्छा काम करती है, एग्जाम्पल मान लिया। लेकिन यहाँ तो गलत हो गया, मैं चुनाव जीतने के बाद कहाँ चला गया? कांग्रेस में चला गया। अब वहां पर क्षेत्र कौन सा हो गया? वो क्षेत्र हो गया सर कांग्रेस का, कांग्रेस का उम्मीदवार, कांग्रेस का एमएलए हो गया। तो जनता की भावनाओं के साथ बड़ा ही खिलवाड़ किया जा रहा था। लोग बाग चुनाव जीतने के बाद पार्टियां बदल लेते थे, तो जनता बड़ी परेशान। अब क्या किया गया, इसे 1985 में जो 52वां संशोधन था, इसमें आ गया, देखो भाई आप पार्टी बदल रहे हो, बहुत बढ़िया। आप चुनाव जीतने से पहले पार्टी बदल रहे हो तो आप पे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप कुछ हो ही नहीं, आप आम नागरिक हो, बस आप लड़ रहे हो चुनाव। लेकिन अगर आप चुनाव, जैसे मानो मैं बीजेपी से लड़ा और मैं चुनाव जीत गया, ठीक है, एमएलए या एमपी में कुछ भी बन गया, और फिर मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया,
तो अब क्या होगा इस अनुसूची के बाद कि अगर अब मैंने पार्टी चेंज करी तो क्या होगा, जो मैं एमएलए या एमपी जिस भी पोस्ट पर होऊंगा मैं, वो पोस्ट हट जाएगी, यानी उस पोस्ट पर नहीं रहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से लड़ा हूं, किसके लिए, चाहे एमएलए के लिए लड़ा हूं चाहे एमपी के लिए लड़ा। एमपी का मतलब होता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक। ठीक है, तो अगर मैं किसी के लिए लड़ा हूं तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अब मेरे क्षेत्र में वापस 6 महीने बाद उसी पोस्ट के लिए चुनाव हो। तो अब मुझे डर लगेगा कि अगर हम मैंने पार्टी चेंज करी और अगर जनता ने मुझे हरा दिया तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो इसलिए दल बदल रुक गया, इससे बहुत ज्यादा रुक गया। ठीक है, याद रखिए 10वीं अनुसूची क्या होती है, दल बदल के आधार पर संसद और विधान था। आप याद रखिए, दल बदल को रोकने के लिए, दल को बदल नहीं सकते अब आप, और बदलते हैं तो आपको अब सजा मिलेगी। ठीक है, 11वीं अनुसूची देखिए। 11वीं अनुसूची देखिए, सिर्फ मैं एक पढ़ाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी यथा ना ले जाए इस चीज को। ठीक है, तो कृपया करके आशा है कि एक पढ़ाने के हिसाब से ही चीजों को रखें। ये दो महिलाएं हैं, जैसे मानिए ये मेरी मम्मा है और ये मेरी मौसी है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लिया, मैं तो अपनी मम्मी और मौसी को ले लिया। मेरी मम्मी और मौसी एक पे एक है। क्या है, मेरी मम्मी जितनी देर बात करेंगी उतनी देर ही मेरी मौसी बात करती है, और बहुत मतलब बिजी होती हैं, काम धाम होता है, उसके बाद भी 2-2 3-3 घंटे बात करती रहती हैं कभी कभी तो, है। तो क्या होता है, अब क्या होता है, महिलाएं क्या होती हैं, एक पे एक 11 होती हैं, अपनी बात को गिरने दे सकते, और जब दो महिलाएं मिलती हैं तो क्या होती है भाई, पंचायत होती है। क्या होती है, पंचायत होती है। तो याद रखिएगा, एक महिला और एक महिला, तो एक और महिलाएं एक पे 11 होती है, एक दूसरे से कम नहीं हो सकती, याद रखिएगा। तो कहूंगी एक पे 11 होती है महिलाएं, तो वो दोनों अगर मिल गई तो महिलाएं बैठकर क्या करती है, पंचायत करती है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत। तो पंचायत की जितनी भी शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, प्राधिकार यानी उनके अधिकार हैं और जिम्मेदारियां, तो पंचायतों की जिम्मेदारियां भी हैं। तो जितनी भी बातें हैं वो सब 11वीं अनुसूची में लिखी पंचायतों के लिए। और भाग पूछेगा तो 9 में है, भाग अगर आपसे पूछा है तो 9 है। संबंधित अनुच्छेद 243(6), आप एबीसीडी करके भी देख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। पंचायतों को अलग से कानून बनाने का अधिकार है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप कानून बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 73वें संशोधन 1992 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। देखो, पंचायत जो व्यवस्था है वो गांव में चलती है। कहाँ चलती है, गांव में। अब सर गांव में तो चलती है, जैसे ग्राम पंचायत हुई, जनपद पंचायत हुई और जिला पंचायत हुई, 3 स्तर की होती है। ठीक है, कई जगह 2 स्तर की होती है, जनसंख्या पर डिपेंड करता है। और बात करते हैं अगर सर शहरों की, सिटीज की, तो शहरों में क्या होता है सर, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाएं होती हैं। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के, 11वीं में हम लोग शहर गांव के बारे में बात करते हैं, और 12 में हम लोग शहर के बारे में, क्योंकि हम लोग गांव से बाहर निकल कर आते हैं तो हम सिटीज में आ जाते हैं। तो सिटीज में आते हैं तो सिटीज में कौन सी व्यवस्था चलती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलती है। तो आप याद रखें, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां संबंधित आर्टिकल 243 है। नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर, और गांव में जो व्यवस्था चलती है पंचायत, उसको 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इस 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 1992 के द्वारा जोड़ा गया, 74वें संशोधन के द्वारा। ये था आज का क्लास। आशा करूंगा आपको क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद रंजीत सर, आप इसे फॉलो कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है, एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और वो लोग इसको समझ सकें। और कमेंट करके आप लोग बताएं कि भाई आपको कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई। अगर आप कोई भी शेड्यूल आपका अगर क्लियर नहीं होता तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँ, है नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगा। अगर आपको फर्स्ट शेड्यूल क्लियर नहीं हुआ तो उसके लिए 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो अलग से डाल दूंगा। कोई भी शेड्यूल अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, कोई भी, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, सर ये शेड्यूल क्लियर नहीं है। अगर एक बच्चे का भी कमेंट आता है तो मैं बिल्कुल उसके लिए डालूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
बस आप लोगों से आशा है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।